हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 10th क्लास मैथ्स। 3.6 हमारी कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो हमारी ज़रूरी नहीं होती है, क्योंकि वो करना है या नहीं है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम के हिसाब से वो इम्पोर्टेंट नहीं होती है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बार हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद मैं जितनी भी सारी एक्सरसाइज ऐसी हैं जो हमें हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें करनी है या नहीं करनी है, तो उनमें से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, हम चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जब हम एक सीरीज बनाएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। अभी फिलहाल हम जो फोकस कर रहे हैं वो एक बार इस पे करते हैं कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए और थोड़ा जल्दी से जल्दी हो जाए, ताकि हम रिवीजन को टाइम ज्यादा दे सके, ठीक है ना, ताकि हम आगे इम्पोर्टेंट वीडियोस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो उनकी वीडियोस, जो पुराने सिलेबस के पेपर हैं प्रीवियस ईयर्स के, उन्हें सॉल्व कर सके। ठीक है, तो चैप्टर 3 जो कंप्लीट हो गया था, एक बार उसको फटाफट से जल्दी से रिवाइज मार लेते हैं कि उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है, क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर था, कई दिन में किया हमने इसको कंप्लीट। तो एक बार इसे इस वीडियो में हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो हमने क्या की थी। ठीक है, स्टार्टिंग जो हमने की थी, जो इसका नाम था वो क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन किसको कहा गया? लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? जब इक्वेशन का जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है तो लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, इक्वेशन में जो वेरिएबल होते हैं अगर उनकी पावर 1 है तो वो क्या होती है? लीनियर इक्वेशन होती है। 2 वेरिएबल्स, एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। ठीक है, इक्वेशन थी इक्वल टू में 0 रखा था हमने। ठीक है, समीकरण युग्म किया था हमने, लीनियर पेयर किया था। पेयर में 2 आएंगी, ax1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इक्वल टू 0। a2x, इसको बेशक रहने दो क्योंकि x तो y तो सेम ही होता है दोनों में, इसमें हम x1 x2 नहीं ले रहे हैं। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे क्या थे? लीनियर पेयर थे। ठीक है, जो ये लीनियर पेयर होते हैं, जो ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये होते हैं क्या होते हैं? ये रियल नंबर्स बिलोंग्स टू आर, ये होते हैं हमारे रियल नंबर्स। देखो कैसे हमने अब इक्वेशन करी, 2x में भी लिखी हमने इक्वेशन, -2x में भी लिखी, तो ये तो क्या हो गए? अब इंटीजर्स हो गए। हमारे पास इक्वेशन इस तरीके से भी आई है, ये क्या हो गई? परिमेय संख्या, रैशनल नंबर्स हो गए, है ना। तो जब हमारे नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स पूर्णांक, परिमेय संख्या रैशनल नंबर्स और सारे इरैशनल नंबर सब मिल जाते हैं, तब क्या बनता है? रियल नंबर्स बनते हैं। तब क्या बनते हैं? रियल नंबर, जिसको हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। तो जो ये सारे हैं ये क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, इसमें a1 इंटू a1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, a1 स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक, ध्यान रखिए, इसका हमने बहुत ज्यादा यूज नहीं किया था, हमने मेन इसी को ही पढ़ा था, इसी के बारे में पढ़ा था। अब दूसरा देखो, जो हमने सॉल्व करने के जो प्रोसीजर किए थे वो क्या क्या थे। इन इक्वेशंस को हमने कैसे कैसे सॉल्व किया था? 2 मेथड्स किए थे हमने, एक तो ग्राफीय विधि, ठीक है, सॉल्यूशन कैसे किया था? एक तो ग्राफीय विधि और दूसरा बीजगणितीय विधि, अलजेब्रिक मेथड। एक किया था। अब ग्राफीय विधि में क्या था? जब हमें ग्राफ प्लॉट करना था, ठीक है, 2 इक्वेशन थी इसलिए 2 लाइंस बनेंगी। एक लाइन तो हमारी कहीं ना कहीं कट कर रही थी, एक ग्राफ हमारा इस तरीके का बना था। एक जो ग्राफ बना था वो हमारा ऐसे बना था जब लाइंस कट नहीं कर रही थी, और एक जो तीसरा ग्राफ था, तीसरे तरीके का ग्राफ था, वो कैसे था? एक लाइन के लिए पॉइंट किए तब भी ये आए और दूसरी लाइन के पॉइंट भी इसी पे ही आए।
इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब ऐसा होता था ग्राफ तो क्या होता था? एक सॉल्यूशन, एक अद्वितीय हल, वन यूनिक सॉल्यूशन। यही था। ये क्या है? समांतर लाइनें, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। जब ऐसा था तब क्या था? कोई हल नहीं। ठीक है। तीसरा क्या था? संपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट लाइन। इसमें क्या था? अनेक हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है। एक और चीज भी करी थी हमने साथ साथ। एक तो हमने क्या था? ग्राफ से निकालो। एक था सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने पे क्या, इसमें जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती थी तो जब हम उसके जो हमारी रेखाएं थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जब हमें इसको इनके जो कोफिशिएंट्स थे उनको सॉल्व करके निकालते थे, वो भी रिलेट करते थे इसको। वो क्या थे? a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2। a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2। ठीक है। तब ये सिचुएशन थी प्रतिच्छेदी रेखाओं वाली। दूसरी समांतर रेखाओं के लिए a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। ठीक है। ये कब थी? जब समांतर रेखाएं होंगी, या जब ये सिचुएशन आ जाएगी तो रेखाएं समांतर होंगी और कोई हल नहीं होगा। ठीक है। जब ये वाली की सिचुएशन थी, इसके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या था? a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2। तब क्या था? संपाती रेखाएं और अनेक हल। एक संगत असंगत और पूछे गए थे। कब होता है संगत? जब कोई हल होता है, ये संगत है। यहाँ पे जो समीकरण है वो क्या है? संगत है। कोई हल नहीं है तो यहाँ समीकरण असंगत है। यहाँ पे हल है तो यहाँ संगत है। लेकिन यहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे पर है, डिपेंड है, तो यहाँ डिपेंडेंट है, आश्रित है, डिपेंडेंट। क्लियर इतनी बात? ये हमने ग्राफिया मेथड में किया था। ठीक है। उसके बाद हमने कौन सी विधियां करी, कौन से मेथड्स करे? एल्जेब्रिक मेथड, बीजगणितीय विधियां। जिसमें पहला क्या किया था? प्रतिस्थापन विधि। सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या था इसमें? एक इक्वेशन से किसी भी एक्स या वाई की वैल्यू को निकालना और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करके वैल्यूज निकालना, यही किया था। दूसरा विलोपन, विलोपन विधि, इसे क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड, जो हमने सबसे ज्यादा यूज किया है ना। जो भी एक्स एक्स या वाई वाई है, इनको किसी भी एक को सेम बना लेना और इसे क्रॉस करके वैल्यू निकालना सबसे इजी लगता है हमें, सबसे ज्यादा सॉल्व किया हमने इसको। ठीक है। उसके बाद थर्ड कौन सा किया था? वज्र गुणन विधि। ये क्या था? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इसमें हमने क्या किया था?
x का सॉल्व किया तो इसके और इसके कोफिशिएंट को किया। जब y के लिए सॉल्व किया तो y नहीं चाहिए था, हमने इन कोफिशिएंट्स को किया। और c के लिए कांस्टेंट टर्म के लिए इनको सॉल्व किया था। यही किया था हमने 3 मेथड में। जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में यूज किया है वो था हमारा जब अपॉन में x और y आ जाए तो हमें उसको किसी और तरीके से, मतलब इनको रिड्यूस करना है, नीचे से x को रिड्यूस करके ऊपर लाना है। तो हमने क्या किया, हमने 1/x या 1/y इनको हमने p और q की फॉर्म में करके रिड्यूस कर दिया पहले तो, और फिर हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। क्लियर है? यहां तक इतनी चीजें समझ में आ गई? ठीक है। फिर हमने एक जो नाव धारा वाला किया था, स्पीड डिस्टेंस टाइम का किया एक हमने। जब कोई भी दो कार या बस, जब कोई दो कार एक ही दिशा में जाती है तो उनकी स्पीड क्या होती है, माइनस हो जाती है। ठीक है। और जब दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं तो इनकी स्पीड जुड़ जाती है। ठीक है। ये कब होता है, जब ट्रेन, बस या कार की बात होती है। ठीक है। लेकिन नाव धारा वाले में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदल जाता है। चाहे तो नाव की बात है, चाहे कोई व्यक्ति के तैरने की बात है, दूसरी धारा की बात है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जहां से नदी निकलती है उसके अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। ठीक है। जहां से हमारी नदी निकलती है उसके अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। देखिए, जब हमारी नाव इस दिशा में जा रही, नदी इस दिशा में बह रही है, ठीक है, एक बार नाव की दिशा इधर है या एक और दूसरी बार नाव की दिशा इस तरफ है। मैंने आपको समझाया था अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। ठीक है। जब अपस्ट्रीम होगी, अपस्ट्रीम कब, जब हमारी नाव इस तरफ चलेगी, इस दिशा में, मतलब दोनों अपोजिट हो गए, नदी तो इधर चल रही है और हमारी नाव इधर, तब इसमें चालें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। क्या बोलेंगे इसे, अपस्ट्रीम और प्रतिकूल दिशा। ठीक है। जब इसी दिशा में नदी बह रही है और इसी दिशा में हमारी नाव चल रही है तब चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ये अनुकूल दिशा और डाउनस्ट्रीम। क्लियर? देखो, अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ज्यादा अच्छे से तो आप ये याद रख लो कि इस वाले कॉन्सेप्ट में इसका उल्टा करना है। यहाँ एक ही दिशा में घटती है, यहाँ पे एक ही दिशा में जुड़ती है। यहाँ विपरीत दिशा में जुड़ती है, यहाँ विपरीत दिशा में घटा होती है। और अगर आपको दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो सबसे अच्छी बात है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप इसका रिवर्स कर दो। ठीक है। वैसे दोनों के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाते हैं तो वो ज्यादा अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आप कभी गलती ही नहीं करोगे। आपको ये पता है कि अपस्ट्रीम का मतलब क्या है और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है। अपस्ट्रीम प्रतिकूल होता है, विपरीत दिशा हो गई, और डाउनस्ट्रीम क्या हो गई, अनुकूल दिशा हो गई। क्लियर? समझ में आ रही है बात? हमने पूरे 3rd चैप्टर में जो भी किया था उसका हमने एक शॉर्ट में व्यू किया, शॉर्ट में समझा कि हमने उसमें क्या क्या किया। क्लियर है? एक चीज और, अगर आपको ये दिया हुआ है कि एक आदमी किसी काम को 6 दिन में करता है तो उसका एक दिन का काम क्या होगा, 1/6। ये ध्यान रखना बात को। जैसे भी हमने माना था क्वेश्चन में कि औरत का एक दिन का काम x है, औरत जो पूरा काम करती है वो x दिन में करती है, तो उसके एक दिन के काम को हमने क्या लिया, 1/x। आदमी y दिन में खत्म करता है तो आदमी के एक दिन का काम कितना हो गया, 1/y। ये बात आपको बहुत अच्छे से अपने माइंड में रख लेनी है। जब हम कुल काम को जितने दिन में करते हैं तो एक दिन का काम उसका एक हिस्सा होता है बस। तो एक हिस्से को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, वो हिस्सा, जैसे मुझे एक दिन का काम चाहिए तो एक दिन का हिस्सा बटे में कुल। ठीक है। फ्रैक्शन हमेशा ऐसे ही बनती है, उसका हिस्सा बटे में कुल। क्लियर है? अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। पूरे जो 3rd चैप्टर की वीडियोस हैं उसमें कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो बताइएगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बार आपको शॉर्ट में सारा चैप्टर बता दिया है कि हमने इसमें अब तक क्या पढ़ा है।
इससे आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, 4 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ओके।